चैप्टर नंबर 10 as a wave optics. Already we have discussed about ray optics. Now as a wave optics. अब वेव ऑप्टिक्स में हमें डायरेक्टली चैप्टर हमें स्टार्ट करना है वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट अगर डेफिनेशन दे तो ऐसा बोल सकते हैं, एन इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी surface passing through the particles oscillating in same phase. phase मतलब एंगल। imaginary surface passing through the particles oscillating in same phase, इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। इट्स कॉल वेव फ्रंट। तो एक ऐसा बोला इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी मीन्स एक्चुअल में हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर ऑन पेपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैंने कोई भी एक ऐसे सरफेस ले ली जिसके 4 कॉर्नर है। तुम कोई भी एक इमेज कर लो, तुम्हारे आसपास जो कोई भी बुक है तो उसके 4 कॉर्नर होंगे, मोबाइल है उसके 4 कॉर्नर हो गए, कोई भी आजू बाजू में कोई बोर्ड होगा तो उसके भी 4 कॉर्नर होंगे। अब उसमें से तुम्हें ऐसी 4 स्ट्रिंग इमेज करनी है, मतलब यहां से एक स्ट्रिंग इमेज करो अंडर प्रॉपर टेंशन एंड चारों पैरेलल। ऐसी कोई स्ट्रिंग इमेज करो 4 कॉर्नर में से, ऐसी स्ट्रिंग अंडर प्रॉपर टेंशन। अब चारों में हमें एक साथ एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना है और सेम टाइप का डिस्टरबेंस। वेव, अगर हम ओनली वेव पर कंसंट्रेट करें तो वेव की डेफिनेशन ऐसी होगी कि डिस्टरबेंस ऑफ प्रोपागेशन इन द मीडियम। तो डिस्टरबेंस, हम जिस टाइप का डिस्टरबेंस यहाँ पे देंगे उस टाइप का वेव क्रिएट होगा इसके अंदर। तो चलो अभी हम यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्टरबेंस देते हैं, क्रेस्ट टाइप। तो एक ही साथ सभी में हमें देना है और यही शेप जो है वो कुछ ऐसे आगे आगे जाके यहाँ भी आ सकता है। तो ये यहाँ आएगा तो ये वाला कुछ यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। अब ऐसा करो कि कोई भी मैक्सिमम पॉइंट चूज करो, तो इसका मैक्सिमम तो इसका भी मैक्सिमम चूज करना पड़े। क्यों? दे शुड बी इन सेम फेज। सभी के मैक्सिमम पॉइंट चूज करेंगे, सभी का फेज मतलब एंगल सेम होगा, उसमें से पास होता हुआ कोई भी एक सरफेस इमेज करो। इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ऑन पेपर तो हम ड्रॉ कर सकते हैं वेव फ्रंट को, बट प्रैक्टिकली जैसे कोई कॉर्नर तुमने सोची तो ये जो स्ट्रिंग है उसके बाद तो ये तो सिर्फ एयर में होगा, तो एयर में जो भी है ये सरफेस सिर्फ हमें इमेज करनी पड़ेगी, एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, इट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और उसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है।
टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट ऐसे बोलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। एक हम बोलेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करता है? तो याद करो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के लिए हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि सपोज बल्ब, अदरवाइज सन। स्मॉल स्केल पे बल्ब बोल देंगे, लार्ज स्केल पर हम सन बोल सकते हैं। तो बल्ब जो है वो पॉइंट लाइक बनेगा, इट्स प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे सन, तो पूरे ऐसे यूनिवर्स के लिए सोचेंगे तो सन एज ए पॉइंट लाइक, इट्स प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बल्ब सोचे तो उसमें से बहुत सारी रेज निकलेगी। कोई भी सेम डिस्टेंस पे एक स्फीयर हम इमेज करें तो ऐसे बहुत सारे स्फीयर हम इमेज कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। हम ऐसे रे इमेज कर लेंगे, यहाँ से ऐसे रेज जाएगी, ये वाली बाहर निकलेगी ऐसी। तो कोसेंट्रिक जितने भी हम स्फेरिकल स्फीयर इमेज करें, दिस ऑल आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एमसीक्यू के लिए याद करो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कौन सा सोर्स रिस्पॉन्सिबल है? पॉइंट सोर्स। और उसमें भी डिटेल में सोचोगे तो बल्ब, अदरवाइज सन। ऐसे ही दूसरा होता है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस बाय लीनियर सोर्स बोलते हैं कि लीनियर सोर्स प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लीनियर सोर्स के लिए हमारे पास एग्जांपल है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट ऐसे लीनियर ही होगी, जो घर पे है वो। उसमें जो ट्यूबलाइट अगर तुम्हारी एलईडी है तो नहीं चलेगी। एलईडी इज इन बल्ब, एलईडी का फुल फॉर्म ही है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। छोटा सा बल्ब जैसा ही है वो। तो वो अलग 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 है, उसकी सीरीज बनाई है। ट्यूबलाइट मतलब जो ट्यूब वाली है वही, जो ऐसी होती है। तो उसके जो कर्व्ड सरफेस है वहां से ही लाइट एमिट होगी। इसके जो दोनों फ्लैट सरफेस है वहां से कभी लाइट एमिट नहीं होती। तो अगर हम यहाँ से ऐसी लाइट एमिट करना ऐसे सोचे तो हमें एक सर्कल जैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे फॉर कर्व्ड सरफेस। सभी को हम ज्वाइंट कर दे, ये बन जाएगा हमारा सिलेंडर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो लीनियर सोर्स प्रोड्यूस cylindrical wave front and point like source produce spherical wave front। ऐसा ही थर्ड होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए कोई भी सोर्स है ही नहीं। सोर्स या पॉइंट लाइक होगा या लीनियर होगा। प्लेन वेव फ्रंट कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते, बट स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल लार्ज डिस्टेंस पे कन्वर्ट होते हैं इन प्लेन। बिकॉज एट लार्ज डिस्टेंस कोई भी रेज होगी रिमेन्स पैरेलल। बोल सकते हैं एट लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, बोथ बोथ मतलब कौन से है? स्फेरिकल एज वेल एज सिलिंड्रिकल कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट। तो रेस पैरेलल होगी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रेस पैरेलल हो जाती है।
अगर पैरेलल हो गई तो उसका हमें वेव फ्रंट मिलेगा ऐसे ही, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन के लिए कोई सोर्स नहीं है। spherical and cylindrical both are converted at infinite distance as a plane wavefront। इतना बेसिक है। अब इसी वेव फ्रंट से रिलेटेड हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी करनी है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट। ह्यूजेंस प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछेंगे ही एग्जाम में। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस प्रिंसिपल है कि हाउ द सेकंड वेव फ्रंट क्रिएटेड आफ्टर फर्स्ट वन। मतलब एक वेव फ्रंट है तो उससे दूसरा वेव फ्रंट कैसे बनेगा, दूसरा है तो वहां से तीसरा कैसे क्रिएट होगा, वो यूजेंस ने बताया, यूजेंस प्रिंसिपल। चलो मैं पहले प्रिंसिपल लिख देता हूं यहां पर, समझ में आया ना आया डजेंट मैटर अभी इनिशियली, फिर उसकी एक एक लाइन फिर एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो ऐसा है, यूजेंस प्रिंसिपल है, एवरी पॉइंट्स और पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट बिहेव्स एज एन independent secondary source, independent secondary source emits by itself secondary spherical waves, secondary spherical waves after a small interval of time, after a small interval of time, the surface tangential, the surface tangential to all such secondary spherical wavelets, secondary spherical wavelets gives position and shape of new wavefront। है ना जोरदार, ये है ओनली प्रिंसिपल ऑफ यूजेंस, यूजेंस प्रिंसिपल, है ना, मस्त जोरदार, इंटरेस्टिंग। बस अब इसकी एक एक लाइन जो है उसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या बोलना चाहता है वो। याद कर लो कि यूजेंस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर all type of wave, all type of wave front, either spherical, all cylindrical और प्लेन, सभी के लिए एप्लीकेबल है। चलो अब ऐसा बोला हमने वापस, एवरी पॉइंट्स और पार्टिकल्स ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव एज इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स एंड एमिट्स बाय इटसेल्फ सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। पहले इतना करते हैं। तो चलो अब
कोई भी एक हम यहां पर हमारा वेव फ्रंट इमेज करते हैं। दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है हमारा बेसिकली, लेकिन एक इसका आइदर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का पार्ट हो सकता है, जिसको अभी मैं बोल देता हूं एज ए F1 F2 इज अवर वेव फ्रंट। तो इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही बोला है। वेव फ्रंट क्या है? ओके, इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स इन सेम फेज। मतलब जितने भी पार्टिकल्स है सभी का फेज सेम होगा, तो इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसमें हमें थोड़े ही इमेज करने हैं। चलो, एक यहाँ पर मैं पार्टिकल इमेज कर रहा हूँ, एक यहाँ पर एक पार्टिकल इमेज कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे पार्टिकल इमेज कर रहा हूँ। ऐसे थोड़े ही इमेज, जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से ऐसा बोला, एवरी पॉइंट्स और पार्टिकल्स जितने भी है, एवरी पॉइंट्स और पार्टिकल्स ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स मतलब ये जो मैं बोलूं, या ये पार्टिकल एक्ट्स लाइक इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स एंड एमिट्स सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। मतलब ये जो है वो इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स बना और पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब पॉइंट लाइक ऑलवेज स्फेरिकल वेव बनाएगा। तो ऐसा मैं यहाँ पर ऐसा स्फेरिकल ड्रॉ कर सकता हूं, एक ऐसा स्फीयर जो ये एमिट करके बनाएगा, एक्ट्स लाइक सेकेंडरी पॉइंट सोर्स एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। तो यहां से भी हम बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं, हम थोड़ा ही इमेज करते हैं। चलो, इतना पार्ट है, ये पूरा है, पूरा स्फीयर, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इमेज करो ऐसे। ओके, फिर से बोल रहा हूं, एवरी पार्टिकल्स ऑफ ए वेव फ्रंट behaves as independent secondary source and produce सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। अब आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के बाद, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सरफेस टेंजेंशियल टू ऑल सच सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो है ना वेव्स, उसको प्लूरल में वेवलेट्स बोलते हैं। ये एक वेव है, स्फेरिकल वेव। ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल वेव्स, तो स्फेरिकल वेव्स नहीं बोलते, स्फेरिकल वेवलेट्स बोलते हैं। तो टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल सच वेवलेट्स। तो यहां से इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, सभी का टेंजेंट ड्रॉ करना पड़े। तो सभी का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज द टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल सच वेवलेट्स। क्योंकि यहाँ पर स्फीयर ऐसा है, यहाँ पर स्फेरिकल ऐसा है। आफ्टर a small interval of time, tangential surface of all such wavelets give position and shape of new wavefront। तो ये जो है G1 G2, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। अब वापस यहां से सोचो कि इसके ऊपर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगेन इंडिपेंडेंटली सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, ये वाला ये वाला ये वाला वापस सेकेंडरी पॉइंट सोर्स करेगा, तो ऐसे स्फीयर बनाएगा। उसके आगे हमने कुछ भी ऐसे वापस इमेज कर लिया। आफ्टर a small interval of time, tangential surface of all wavelets give position and shape of new wavefront। तो आगे एक हमें एक और वेव फ्रंट मिलेगा। ओके, फिर से बता रहा हूं, ये एक हमारा वेव फ्रंट। यूजेस ने बोला एवरी पॉइंट्स एंड पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट, इसके सभी, उसमें से हम तीन ही इमेज कर रहे हैं। एक्ट्स लाइक इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स, प्रोड्यूस सेकेंडरी स्फेरिकल वेव्स। तो सभी में से ऐसे स्फेरिकल वेव्स इमेज करो, उसका एक छोटा सा पोर्शन ही ड्रॉ करो।
after a small interval of time, tangential surface of all wavelets give position and shape of new wavefront. ओके, ऐसे ही हम यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा स्फीयर है, तो एक यहां पर, एक यहां पर, ये यहां पर, इसका भी एक टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल wavelets gives position and shape of new wavefront. तो ये जो D1 D2 है, दिस इज ऑल्सो न्यू wavefront बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये इसके लिमिटेशन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलवेज हम वेव फ्रंट आगे ही सोचेंगे, पीछे की डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि ये हमारा मेन सोर्स है। यहां से बहुत सारे स्फीयर प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें से ये एक पार्ट है। तो यहां से पूरा स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो आगे भी और पीछे भी हम ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में इमेज करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं। तो बैकवर्ड में एक्चुअली ह्यूजेंस प्रिंसिपल से मिलता है वेव फ्रंट, प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। तो दिस इज द ड्रॉबैक, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। बस इतना ही करना है। अब यहां पर बोला है आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल इंटरवल इसके लिए कि जो हमें स्फीयर ड्रॉ करना है उसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस के लिए उसकी वेलोसिटी इनटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वी टाउ इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेव। सेकेंडरी स्फेरिकल वेव, जितने भी हम सेकेंडरी स्फेरिकल वेव सोचेंगे, स्पीड तो सेम होगी, सभी में टाइम सेम ले लेंगे, तो सभी का ये पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे आएगा। एंड टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल वेवलेट्स गिव पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ओके, ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल हुआ। है कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। नो सर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अब इसकी थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो देनी पड़ेगी ये डायग्राम की, कि जस्ट इमेज इनिशियली वेव फ्रंट एज ए F1 F2, कंसीडर 3 particles on the wave front, acts like secondary source, produce spherical waves, उसमें से थोड़ा पोर्शन ऐसे कंसीडर करो। कंसीडर v एज ए स्पीड ऑफ वेव, small interval of time v tau, then draw the sphere of with radius v tau. Tangential surface gives position and shape of new wavefront। ऐसे थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी पड़ेगी ह्यूजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड। ओके, अब ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऐसे पूछेंगे कि फॉर स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, तो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल के लिए पूछे तो ये एक ही डायग्राम से चल जाएगा। अगर यही पूछे एक्सप्लेन विथ प्लेन वेव फ्रंट, तो सिर्फ डायग्राम चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम। अगर प्लेन के लिए मैं ड्रॉ कर दूं कि फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन वेव फ्रंट, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इनिशियली वेव फ्रंट हो जाएगा हमारा एज ए F1 F2, उसके ऊपर के पॉइंट्स, और फिर उसका एज ए स्फेरिकल वेव एंड टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल वेवलेट्स ऐसा बन जाएगा एज ए G1 G2। दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। तो प्लेन के लिए सिर्फ ऐसी लाइन में ड्रॉ कर दो, बाकी सब एक्सप्लेनेशन आगे वाली सेम टू सेम, सिर्फ डायग्राम चेंज करो। मतलब क्वेश्चन में पढ़ लेना ह्यूजेंस प्रिंसिपल कैसे पूछा है। फॉर स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल का पूछे तो यही ड्रॉ कर देना है, और प्लेन के लिए पूछे तो ये तो लिखना ही है।
सिर्फ डायग्राम ये करो, बाकी सब एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम लिख दो, तो हो जाएगा फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन वेव फ्रंट। अब इसका भी एक अलग से थियरी है, हमें एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो पहले करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन, आगे हमने रिफ्लेक्शन में एक लॉ लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, वही प्रूफ करेंगे यूजिंग वेव फ्रंट एज ए यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। उससे हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। तो एज ए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सोचते हैं अभी। अब एक्चुअली रिफ्लेक्शन बाय वेव फ्रंट के लिए सोचे उससे पहले थोड़े डायग्राम क्लियर करने हैं। सपोज ये कोई प्लेन सरफेस, अगर उसके ऊपर रेस कुछ परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, कुछ ऐसे, तब उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये रे ऐसे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब पैरेलल है तो उसका वेव फ्रंट भी ऐसा ही रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। मैं सीधा ही ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ए बी इज द वेव फ्रंट, तो ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। मैं बोल दूं सी डी इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब ऐसे वेव फ्रंट आएगा, इंसिडेंट होगा और ऐसे ही वापस रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, whenever rays incident perpendicularly। चलो अब ऐसा हो कि यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेव्स थोड़े क्रॉस इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे क्रॉस इंसिडेंट हुए, तो वेव फ्रंट भी थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। चलो ये कोई भी एक हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो यहां पर हर एक पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बना। तो यहां पे हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एज ए सी डी। लेकिन हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम। इसके लिए ये वेव फ्रंट जब भी यहाँ पे इंसिडेंट हो ना, तब जाके हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो देखो अब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हम कंसीडर करते हैं प्लेन सरफेस। और चलो मैं ऐसा बोल देता हूं, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो ये वेव फ्रंट है, यहां से जो वेव फ्रंट है ऐसी, ये जैसे इंसिडेंट होगी प्लेन सरफेस पर, तब ओके। और बोलेंगे इंसिडेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल अप्लाई करना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे।
सबसे पहले इंसिडेंट हुआ ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉइंट ए, ओके। तो जब भी पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बाद ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। तो जैसे ये पॉइंट इंसिडेंट हो गया है, तो ये स्फेरिकल वेव बनाना चालू करेगा। उसके थोड़े टाइम के बाद ये वाला यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तब जाके स्फेरिकल वेव बनाएगा। ये वाला उसके थोड़े टाइम के बाद, और बी एट लास्ट इंसिडेंट होगा ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट स्टार्ट एमिटिंग सेकेंडरी स्फेरिकल वेव। इसके अंदर एक हमने सिर्फ कंडीशन डाल दी कि whenever points on the wavefront is incident on reflecting surface, then after start emitting secondary spherical wave। तो ये तो अब डायरेक्ट बनाएगा। अब यहां पर ऐसा सोच लो अभी के लिए कि सभी एक एक सेकंड के बाद इंसिडेंट हो रहे, तो ये एक सेकंड के बाद यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो एक सेकंड में तो इसका स्फेरिकल वेव थोड़ा कुछ बनेगा यहाँ पर ऐसे, और ये सिर्फ स्टार्ट करेगा। ये उसकी नेक्स्ट सेकंड में, मतलब 2 सेकंड के बाद आएगा। तो 2 सेकंड में इसका स्फेरिकल वेव एक सेकंड के लिए होगा, इसका इससे बड़ा हो गया क्योंकि 2 सेकंड का हुआ। ये थर्ड सेकंड में आएगा, तो 3 सेकंड में इसका तो वेव सेकेंडरी वेव बड़ा बनेगा, इसके लिए 2 सेकंड होगी, इसके लिए 1 सेकंड होगी, और ये तो स्टार्ट करेगा अभी। चलो ये फोर्थ सेकंड में यहाँ पे आए, जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा एट पॉइंट सी, तो उसी टाइम पे ए में से जो सेकेंडरी स्फेरिकल वेव बना है वो तो सबसे बड़ा बन गया होगा। उसके बाद इसके लिए 3 सेकंड बचेगी, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये तो अभी स्टार्ट करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, देखो एक बार और समझ लो। ये हमारा वेव फ्रंट है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सभी अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल स्फेरिकल वेव बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन डालो कि वेन एवर पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन आफ्टर स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव। तो ए बी वेव फ्रंट हमने ऐसा सोचा, ए पॉइंट इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो ये तो बनाएगा, स्फेरिकल वेव बनाना चालू करेगा। 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो उसका वेव फ्रंट छोटा आएगा, सेकेंडरी वेव 1 सेकंड के हिसाब से, और ये सिर्फ स्टार्ट करेगा। जब ये 1 सेकंड के बाद और मतलब 2 सेकंड में आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, उसके लिए 1 सेकंड होगी, इसके लिए तो 2 सेकंड होगी, तो स्फेरिकल सेकेंडरी स्फेरिकल जो बनाना स्फीयर वो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो जितने टाइम में ये यहाँ पे आएगा, तब यहां से यहां पर अगर मैं बोल दूं कि ये जो है t इज इक्वल टू टाउ टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है, जिसकी स्पीड है v, तो ये डिस्टेंस होगा v इंटू टाउ। तो उतने टाइम पर रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में स्पीड भी सेम होगी, तो उसका स्फेरिकल वेव भी इतना ही बड़ा बने। और ये जो रेडियस होगी दैट इज ऑल्सो v टाउ, सेम बनेगा। इसके बाद इसका होगा, तो ये इससे थोड़ा छोटा बनेगा, इसका इसका छोटा बनेगा, इससे इससे छोटा बनेगा। तो इससे ऐसे छोटे छोटे अगर हम वेवलेट सोच ले, तो टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल वेवलेट्स, मतलब सभी का टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, तो वो पास होगा सी से ही, और यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं पॉइंट ई। देन ई सी इज अवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये जो ए बी है दैट इज इंसिडेंट, इंसिडेंट
वेव फ्रंट, और ये जो EC है दैट इज रिफ्लेक्टेड। दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो ये इंसिडेंट है, उसका सरफेस के साथ एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, उसका सरफेस के साथ होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों सेम होगा। एक्चुअली वी आर मेजरिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, लेकिन किसके लिए? रे के लिए। अगर वेव फ्रंट के लिए सोचे ना, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट उसके सरफेस के साथ लेना है। क्यों लेना है? ये प्लेन सरफेस, चलो ये हमारी एक रे है, और ये सोचो कि वेव फ्रंट है। ये अब रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है, ये वेव फ्रंट है। जैसे ये यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। वेव फ्रंट और रे दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो एंगल बनता है वो 90 माइनस आई वेव फ्रंट के लिए। तो ये नॉर्मल है सरफेस के साथ, ये 90 माइनस आई है, तो वेव फ्रंट के लिए एंगल ये बन जाएगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के साथ है वही सरफेस के साथ वेव फ्रंट का। अगर वेव फ्रंट है तो सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेना। ओके, तो ये दोनों सेम है, वो प्रूफ करना है हमें। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले तो ये डायग्राम, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। अब यहां पे हमें दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल, और दूसरा AEC, जिसमें AC साइड जो है वो दोनों में सेम है। AC इज कॉमन फॉर बोथ ABC और AEC, दोनों में AC साइड सेम है। फिर एंगल भी दोनों में 90 है। इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज 90 डिग्री, और इसकी ये साइड BC, इसकी ये साइड AE, उसकी लेंथ भी सेम है V टाउ। तो ये दो साइड और एक एंगल सेम है, तो साइड एंगल साइड कुछ के हिसाब से इसको हम ट्राइंगल बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो सकता है कि नहीं? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से तो उसका ये एंगल भी सेम होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूफ हो गया ये। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसे दो साइड सेम है और उसका एंगल सेम है, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो उसके एंगल भी सेम होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, एक्सप्लेन बाय यूजेंस प्रिंसिपल। बोलो आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। इसी का एक पार्ट हमें लेना है रिफ्रैक्शन। इसी में हमें करना है अब रिफ्रैक्शन बाय यूजेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो रिफ्रैक्शन में हमने प्रूफ किया था स्नेल्स लॉ, यहां भी स्नेल्स लॉ डिराइव कर देंगे।
इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन अगर पूछे एग्जाम में तो पहले क्वेश्चन देख लेना कि रिफ्रैक्शन में रेयर टू डेंसर मीडियम है या डेंसर टू रेयर है। थोड़ा डायग्राम में चेंज होगा, बाकी सब एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम। चलो पहले हम बोलते हैं फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम एग्जाम में स्पेसिफाई करेंगे कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट एज ए यूजेंस प्रिंसिपल या यूजिंग यूजेंस प्रिंसिपल इन रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये कोई भी एक सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडियम, रेयर टू डेंसर है, चलो इसको रेयर बोल दो और इसको डेंसर बोल दो। अभी इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 𝜼1 बोलेंगे, इसके लिए 𝜼2 विच इज ग्रेटर देन 𝜼1। और सेम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ए बी इज द वेव फ्रंट which is incident at time t is equal to 0 on the surface which separates the two medium। तो ये तो स्फेरिकल वेव बनाना चालू करेगा, ऊपर नहीं कंसीडर करने हमें, अब दूसरे मीडियम में यहां पर भी बनाएगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं करना है, रिफ्रैक्शन, इसलिए नीचे सोचेंगे। और सपोज यहां पर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ पे इसकी स्पीड v2 है, तो v2 लेस देन v1 होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे 1/1 पॉइंट्स ऑन द ऑफ द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड स्टार्ट प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव्स। बी का जो पॉइंट है वो इंसिडेंट होगा एट पॉइंट सी एट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v1 इंटू टाउ जितनी। उसी टाइम में ए में से जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसका स्फेरिकल वेव बनेगा कुछ, यहां से यहां तक का हम ई पॉइंट बोल देंगे। और इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो v2 टाउ जितना। यहाँ पर स्पीड कम है, इसलिए ध्यान रखो ये जो लेंथ है उससे ये लेंथ थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। तो सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करेगा, इससे ये छोटा होगा बस। नाउ टेंजेंशियल सरफेस ऑफ ऑल वेवलेट्स गिव्स पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट, देन ईसी इज अवर न्यू वेव फ्रंट। बाकी सब कॉन्सेप्ट आगे वाले ही। और ये हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री। अब ये दोनों लेंथ तो सेम है नहीं, मतलब ट्रायंगल तो सेम बनेंगे नहीं। तब यहां पर हम ट्रायंगल में साइन आई लगा सकते हैं। साइन आई, साइन आई क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। राइट एंगल का सामने वाला जो होगा दैट इज हाइपोटेनियस। तो ये बोल देंगे v1 टाउ अपॉन ए सी। ऐसे ही बोलो साइन आर, इसका ऑपोजिट मतलब v2 टाउ अपॉन ए सी। रिफ्रैक्शन के केस में स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, रेशियो ले लो, साइन आई अपॉन साइन आर। रेशियो लोगे, देखो टाउ कैंसिल हो जाएगा, एसी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v1 अपॉन v2। बट वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, मतलब 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, लेकिन ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो जहां v1 है वहां पर 𝜼2 आएगा, v2 है वहां पर 𝜼1 आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 𝜼2 अपॉन 𝜼1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, eta1 sin I is equal to eta2 sin R, that is the Snell's law. इजी है, बहुत इजी है। बस एक्सप्लेनेशन आगे वाले ही रखो, रिफ्लेक्शन वाले ही, बस रिफ्रैक्शन के केस में यहां से यहां सोचना। और रेयर टू डेंसर इसीलिए इसकी स्पीड कम होगी तो लेंथ कम रखनी है। देखो अगर ऐसा पूछ ले कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो सिर्फ डायग्राम में इतना ही चेंज करो, ऊपर वाला डेंसर मीडियम बोल दो, नीचे रेयर मीडियम बोलो। इसको eta1 ही रखो, इसको eta2 ही रखो, लेकिन बोल देंगे eta2 लेस देन eta1, रेयर है इसीलिए। और ये बोल देंगे ए बी, यहां से यहां तक जो आएगा वो v1 टाउ। अब रेयर में इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ये जो लेंथ है उससे थोड़ा बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे, और ये बोल देंगे हम v2 टाउ। यहां से यहां पर दैट इज c, ये e, ये I और ये R। अगेन सेम टू सेम अप्लाई करो, eta1 sin I इज इक्वल टू eta2 sin R, प्रूफ हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं? यस सर। तो ये क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है। ओके, अब एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं इसी साइड पर। कई बार एमसीक्यू में पूछेंगे कि अगर प्रिज्म है और कोई प्लेन वेव फ्रंट हम इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन प्रिज्म, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और प्रिज्म पर इंसिडेंट करेंगे तो उसके शेप में चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये टिल्टेड हो जाएगा, वेव फ्रंट ऐसा हो जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। वेव फ्रंट के शेप में चेंज नहीं होगा, ओनली थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। फिर अगर यही प्लेन वेव फ्रंट लेंस से पास हुआ, ये प्लेन वेव फ्रंट है, लेंस से पास हुआ, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस अगर रेज होगी तो दे कॉन्सेंट्रेट एट ए पॉइंट। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर एक पॉइंट पर है तो वो स्फेरिकल बनता है, मतलब यहां पर उसका जो शेप है वो स्फेरिकल बन जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल। उसका उल्टा, अगर स्फेरिकल इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड वन, कोई मिरर है कॉनकेव, उसके ऊपर अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो रेज अगर पैरेलल है तो वो भी यहां पे कॉन्सेंट्रेट होगी उसके फोकस पे। ओके, तो प्लेन वेव फ्रंट है, इसमें भी बोल देंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल। ये उसका उल्टा, स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स प्लेन, तो प्लेन कन्वर्टेड स्फेरिकल, स्फेरिकल कन्वर्टेड इनटू प्लेन। ये एक एमसीक्यू का पार्ट है, एमसीक्यू में कई बार पूछेंगे। ओके